गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी क्लासेस। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फीचर्स हैं, उसके इंपॉर्टेंस, जो उसकी डायमेंशंस हैं, वो कंप्लीट चैप्टर को इस पूरी वीडियो के अंदर देखेंगे विद केस स्टडीज। और जब आप इस वीडियो को देख लेंगे उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक छोटा सा टेस्ट डाल रखा है, उस टेस्ट को देकर भी आप अपनी नॉलेज को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो, सबसे पहले हमारे पास बात आती है इसकी इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट क्या होता है वो आप सबको पता है कि आसपास की जो चीजें होती हैं हमारे, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है ना। तो व्हाट इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट? तो बिजनेस इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है या वो आसपास की चीजें हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, बट बिजनेस का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो ये वो सारी चीजें होती हैं जो बिजनेस को तो इम्पैक्ट करेंगी, बट बिजनेस का इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता, बट बिजनेस इसकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि लेट्स से एक बिजनेस है, इसका गारमेंट्स का बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है। मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। तो क्या इसने इस बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डाला कि नहीं डाला? यस, ये डाला। क्या बिजनेस का इसके ऊपर कोई कंट्रोल है? नहीं, इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक को, यानी जो लिफाफे होते हैं हमारे पास, उनको क्या कर दिया, बैन कर दिया, प्लास्टिक को बैन कर दिया। तो इससे जो ये छोटे छोटे दुकानदार हैं या कोई भी डायरी प्रोडक्ट्स हैं या जैसे भी दूध वगैरह की जो थैलियां मिलती थी, अभी उनके ऊपर ये डायरेक्टली इसने क्या डाला है, इंपैक्ट डाला है। तो ये सारी चीजें जो सराउंडिंग के अंदर हो रही हैं, जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस के ऊपर क्या बढ़ता है, इंपैक्ट बढ़ता है। जैसे कोविड आ गया, तो कोविड ने भी क्या किया, बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डाला। या लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए। अभी क्या होता है, पहले हमारे पास कौन सी, देखो पहले हमारे पास कौन सी सीडीज आती थी, सीडी आती थी। फिर धीरे धीरे हमारे पास क्या आने शुरू हो गया, पेन ड्राइव्स आनी शुरू होगी। ठीक है ना। तो आजकल तो ड्राइव के अंदर ये चीजें सेव होनी शुरू हो जाती हैं। तो लोगों के टेस्ट प्रेफरेंसेस, टेक्नोलॉजी लगातार क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट, जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी रूप में क्या करता है, इंपैक्ट करता है, बट बिजनेस का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ये इट मींस कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंटिटीज एंड अदर फैक्टर which may or may not control under the business। मतलब चाहे वो बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, बट बहुत रेयर होता है जो उसको क्या कर सके, वो कंट्रोल कर सके। बिकॉज अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज होगी या अगर सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं ले आई या कोई कंज्यूमर का या कस्टमर का किसी प्रकार का टेस्ट और प्रेफरेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उस केस में बिजनेस क्या कर सकता है, बिजनेस सिर्फ और सिर्फ उस इन्वायरमेंट को स्कैन करके, उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके अपने आप को उसके लिए रेडी कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। बिजनेस उस चीज को गवर्नमेंट को तो ये बोला नहीं जा सकता कि आप जीएसटी 12% से या 5% कर दो, गवर्नमेंट ने तो कर दिया ये चीज को। तो बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस अपने आप को उस हिसाब से कोप अप करेगा। या अगर लगातार टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को उस हिसाब से कोप अप करना पड़ेगा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट वो सारी चीजें होती हैं जो बिजनेस के ऊपर क्या डालती हैं, इंपैक्ट डालती हैं, बट और कैन इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, बिकॉज एवरी बिजनेस ऑपरेट इन द सोसाइटी। हाँ, हर बिजनेस को सोसाइटी के अंदर ऑपरेट होना पड़ता है, जिसके अंदर कौन इंक्लूड है, कस्टमर इंक्लूड है, सप्लायर्स इंक्लूड है, बैंकर्स, ट्रेड यूनियंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लाइक अगर आप देखो, कई बार क्या होता है, ट्रेड यूनियंस बंद कर देती हैं, या कई बार क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम वाले हड़ताल कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, बिजनेस इंपैक्ट पड़ता है, ट्रांजेक्शन आने में, ट्रांजेक्शन जाने में। तो ये सारी आउटसाइड चीजें हैं जिसका बिजनेस को इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, बट बिजनेस को इसको देखना पड़ेगा, इसके बिना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर सकता। तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब वो सारी चीजें जो बिजनेस को क्या करती हैं, इंपैक्ट करती हैं, बट बिजनेस का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो ऑल दिस फैक्टर अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस डज नॉट हैव कंट्रोल ऑन इट। सो अगर एक अच्छा बिजनेसमैन है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा इन्वायरमेंट स्कैनिंग। अच्छा, तो व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट स्कैनिंग? तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि हर बिजनेसमैन अपनी मैनेजमेंट के या खुद वो हमेशा देखता रहता है कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन या कस्टमर की टेस्ट प्रेफरेंसेस, टेक्नोलॉजी चेंजेस, ट्रेड यूनियन, इन सब के बारे में वो लगातार इसको स्कैन करता रहता है, ताकि अगर किसी प्रकार का कोई भी चेंज आता है तो साथ के साथ उस चेंज को क्या किया जाए, अडॉप्ट किया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने एग्जांपल ली थी किसकी, गारमेंट कंपनी है, और गारमेंट कंपनी ने अभी रिसेंटली देखा कि जो जीन्स है
जो लड़के जीन्स डालते हैं उस अब वो नैरो से बेल बॉटम की तरफ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, यानी कि लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल रही है। तो जिस कंपनी ने तो ये बेल बॉटम बनाना शुरू कर दिया, उस कंपनी ने तो मार्केट में सर्वाइव कर लिया, क्योंकि उसने बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। और जिस कंपनी ने बिजनेस इन्वायरमेंट को नहीं देखा, अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस लोगों की नहीं देखी, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट स्कैनिंग। तो हम एग्जांपल देखें बिजनेस इन्वायरमेंट की, जैसे चेंज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस, गवर्नमेंट अलाउ एफडीआई। अब एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, की सरकार ने क्या अलाउ कर दी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दी। जैसे अगर हम बोले कि लेट्स से शूज मैन्युफैक्चरिंग है, अभी शूज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई अलाउ कर दी, मतलब फॉरेन के लोग आकर भी आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं। तो इसका इंपैक्ट जो लोकल शूज मेकर है उनके ऊपर पड़ेगा, उनका कंपटीशन इंक्रीज कर जाएगा। तो उन्हें क्या देखना पड़ेगा? उन्हें देखना पड़ेगा कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं बाहर वाले लोग, उस हिसाब से अपने आप को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। या सोसाइटी का कोई नया ट्रेडिशन बन रहा है सोसाइटी का, जैसे आजकल लोग हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं? कॉन्शियस हो रहे हैं। तो अभी लोगों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, तभी जाकर एक अच्छा बिजनेस क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है। बट अगर आप एक पुराना बिजनेस पे देखो, अगर आज भी कोई सीडी बेच रहा है या आज भी कोई पेन ड्राइव बेच रहा है, तो क्या उसका बिजनेस कंटिन्यू चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो लगातार आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वायरमेंट को स्कैन करना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें बिजनेस इन्वायरमेंट की, वो दो टाइप के अंदर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है इकोनॉमिक, एक होता है नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक का मतलब क्या है? इकोनॉमिक का मतलब है जो वो सारी चेंजेस, वो सारा इफेक्ट जो मॉनेटरी चेंजेस के रूप में होता है। जैसे सरकार ने जीएसटी बढ़ा दिया, सरकार ने प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी 5% से कितना बढ़ा दिया? 12% बढ़ा दिया। या सरकार ने कोई एडिशनल टैक्सेस लगा दिए। ये सारा का सारा कौन सा इंपैक्ट डालता है? ये मॉनेटरी इंपैक्ट डालता है बिजनेस के ऊपर। या सरकार ने एक पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर, जैसे हम बोले सरकार ने एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर एडिशनल 4% सेस लगा दिया, ठीक है ना। तो या अल्कोहल बिजनेस के ऊपर एक्स्ट्रा बजट के अंदर प्रपोज कर दिया। तो ये सारा कौन सा इन्वायरमेंट हो गया? इकोनॉमिक बिजनेस इन्वायरमेंट। और नॉन इकोनॉमिक क्या हो गया? कस्टमर की टेस्ट चेंज हो गए, ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक्स कर दी, लोगों का डिमांड नहीं है इस प्रोडक्ट की, कोविड आ गया, या सरकार लोगों की पर कैपिटा इनकम कम हो गई, या किसी भी और कारण की वजह से, एक्सेप्ट मॉनेटरी कारण, जिससे बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या पड़ता है? इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। तो शॉर्ट फॉर्म में हम अगर देखें तो बिजनेस इन्वायरमेंट कौन सा इन्वायरमेंट है? जो बिजनेस को तो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, बट बिजनेस उसको कंट्रोल नहीं करता था। बिजनेस उसको सिर्फ स्कैन करके अपने आप को फ्यूचर के लिए क्या कर सकता है? प्रिपेयर कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। चलो अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की। बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहला फीचर है हमारे पास ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो किसका टोटल है? सारी एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि ट्रेड यूनियंस हो गया, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, कस्टमर की डिमांड्स होगी, सप्लायर हो गया, ठीक है ना। तो ये सारा सबका एक्सटर्नल, उस सब एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटल है जो उसके कंट्रोल से क्या है? बाहर है। तो मतलब अगर कोई ऐसी चीज है जो बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस के कंट्रोल के अंदर है, जैसे कितने एम्प्लॉइज बढ़ाने हैं, एम्प्लॉइज को कैसे हायर करना है, ये बिजनेस के अंदर कंट्रोल के अंदर है, तो क्या ये बिजनेस इन्वायरमेंट है? नहीं है। ये तो इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया, ये इट इज नॉट अ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो बिजनेस इन्वायरमेंट वो सारी बाहर की चीजें होती हैं जिसका बिजनेस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, बट बिजनेस को वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करती हैं? इंपैक्ट करती हैं। दैट इज कॉल्ड टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। और सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे पास, इसके ऊपर पेपर में बहुत सारी केस स्टडीज आती है हमारे पास, स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस। तो स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब क्या है? स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब है, देखो हर बिजनेस है, हर बिजनेस की कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं जो उसको इंपैक्ट करती हैं, और कुछ जर्नल चीजें होती हैं जो सारे बिजनेस को इंपैक्ट करती हैं। तो स्पेसिफिक अफेक्ट ओनली दैट बिजनेस, लाइक इन्वेस्टर एंड सप्लायर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस था पर्टिकुलरली किसका? गारमेंट्स का, और गारमेंट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने 5% से 12% जीएसटी कर दिया। या हमारा बिजनेस था प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक के सरकार ने क्या कर दिया? बैन कर दिया। या अगर हम बात करें कि हमारा बिजनेस था फूड का, बट लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होगी किसके ऊपर? ऑर्गेनिक फूड के ऊपर। तो ये जो फोर्सेज हैं, ये कौन सी फोर्सेज हैं? ये स्पेसिफिक फोर्सेज हैं, यानी कि ये उस पर्टिकुलर बिजनेस, ये फूड बिजनेस को ही इंपैक्ट कर रही है, ये गारमेंट बिजनेस को इंपैक्ट कर रही है, ये प्लास्टिक बिजनेस
को ही इंपैक्ट कर रही है और किसी बिजनेस को इंपैक्ट नहीं कर रही। तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक फोर्सेस, जो उन्हीं बिजनेस को इंपैक्ट करेगी जिसके लिए वो स्पेसिफिकली होती हैं। और एक होती है हमारे पास जर्नल फोर्सेस, यानी कि विच अफेक्ट ऑल बिजनेस। जैसे कोविड आ गया, या हम बोले कि देश के अंदर रिसेशन आ गया, या हम बोले कि लोगों की जो डिमांड है वो क्या होनी शुरू होगी, धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम क्या होगी, प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, कम होगी, या लोग अभी ज्यादा इस खर्च नहीं रहे हैं, या सरकार ने बेसिकली पूरे देश के अंदर या किसी दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस को इंपैक्ट कर दिया, या किसी दूसरी कंट्री के साथ फाइट होगी गवर्नमेंट की। तो ये सारी वो फोर्सेस हैं जो जनरली हर बिजनेस को अफेक्ट करेंगी। बट स्पेसिफिक फोर्सेस कौन सी होती हैं, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर उसी बिजनेस को इंपैक्ट करेंगी, एक स्पेसिफिक बिजनेस को इंपैक्ट करेंगी। तो जैसे अगर हम बोलें कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया है कि टबैको के ऊपर और टैक्स लगा दिया, तो क्या ये जर्नल फोर्सेस है, ये स्पेसिफिक फोर्सेस है? दैट इज अ स्पेसिफिक फोर्सेस, क्योंकि ये सिर्फ टबैको बिजनेस को ही क्या करेगी, इंपैक्ट करेगी। या गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एजुकेशन बिजनेस है उसको टैक्स फ्री कर दिया, तो ऐसा कोई सिस्टम सरकार ने ले आए, तो ये एक पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ही क्या करेगी, इंपैक्ट करेगी। तो दीज आर स्पेसिफिक फोर्सेस। या अगर हम बात करें कि अभी हमने रिसेंटली देखा है, जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, उनको बनाने के लिए एक चिप चाहिए होती है, सेमीकंडक्टर चिप चाहिए होती है। अब वो सेमीकंडक्टर चिप की क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई, तो मतलब उनकी सप्लायर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर किसको इंपैक्ट करेगी, कार बिजनेस को इंपैक्ट करेगी। अब ये गारमेंट्स को तो इंपैक्ट कर नहीं सकती, तो दैट इज अ स्पेसिफिक फोर्सेस। और जनरल फोर्सेस क्या होंगी कि सरकार ने फॉरेन अपना इंपोर्ट क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो सभी चीजों के लिए इंपोर्ट क्या कर दिया, बंद कर दिया, चाहे वो कार है, चाहे वो आप गारमेंट ले रहे हो, चाहे कुछ भी ले रहे हो। तो इस ये कौन सा है, ये हमारे जर्नल फोर्सेस हैं जो सबके ऊपर इंपैक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस। और थर्ड जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है। देखो हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते नहीं, कोविड आ गया, हमने उसको प्रेडिक्ट कर पाए, नहीं प्रेडिक्ट कर पाए। सरकार कब कौन सी पॉलिसी ले आएगी, सरकार ने कब डीमोनेटाइजेशन कर दिया, क्या कोई उसको प्रेडिक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या है, हमारे पास अनसर्टेन है, एंड दैट इज डायनामिक इन नेचर, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज से पहले हमारे पास जो टीवी आते थे वो बड़े बड़े बिग स्क्रीन वाले टीवी आते थे, आजकल एलसीडी आ गया है, फिर धीरे धीरे एलईडी आ गया है। ऐसे ही लाइट्स के अंदर हम देखें कि पहले हमारे पास बल्ब आते थे बड़े वाट के, आजकल हमारे पास एलईडी बल्ब्स आ गए। तो टेक्नोलॉजी लगातार क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। ये बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, डायनामिक है, लगातार बदलता जा रहा है। सरकार के देखो, सबसे पहले पेट्रोल की डिमांड होती थी, अभी आजकल ईवी चलने लग गया, तो लगातार टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, डायनामिक, लगातार क्या होता रहता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। और इट इज अ कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट टू स्कैन द इफेक्ट ऑन बिजनेस। देखो, क्या आप इसके इंपैक्ट को समझ सकते हो? हाँ, अगर आपने एक प्रॉपर टीम बना रखी है तब तो हम बिजनेस इन्वायरमेंट के इंपैक्ट को समझ सकते हैं, बट इसको जल्दी जल्दी समझना पॉसिबल है नहीं। जैसे अगर हम बोले कि इकोनॉमी में रिसेशन आ गया तो उसका इंपैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर क्या पड़ेगा, उसके बारे में हमने क्या करनी है, बात करनी है। तो उसको समझने के लिए हमें बहुत, या अगर एक पर्टिकुलर चीज की क्या होगी, डिमांड कम हो गई, या गवर्नमेंट ने एफडीए अलाउ कर दी, तो एफडीए हमारे बिजनेस में कितनी करी है और उससे कौन सी कंपनीज आएंगी, तो ये सभी को समझना इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये इतना आसान नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी का मतलब क्या है कि डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो हर कंट्री टू कंट्री वेरी करता है और रीजन टू रीजन वेरी करता है, ये सेम नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं साड़ी, तो साड़ी इंडिया के अंदर बहुत चलती है, तो इसलिए साड़ी मैन्युफैक्चर जहां पर काम करेंगे। बट इंग्लैंड के अंदर हम देखें, अमेरिका के अंदर देखें, वहां पर साड़ी चलती है, नहीं चलती। या अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका के अंदर या उसके अंदर फॉलो, धोती कुर्ता है, तो वो किसके अंदर चलता है, इंडिया के अंदर चलता है, बट अमेरिका के अंदर उसको फॉलो करते हैं, नहीं करते हम उसको फॉलो अमेरिका के अंदर, ठीक है ना। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है कंट्री टू कंट्री। तो किसी जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, उसने यहाँ पर कार मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 28% क्या लगा रखा है, जीएसटी लगा रखा है। बट शायद कुछ कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने कार मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर वो क्या करना चाहती हैं, उसको प्रमोट करना चाहती हैं। वो कंट्रीज चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, हमारे देश में कार मैन्युफैक्चर हो, तो ठीक है ना। तो सबकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। और इट बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ रिलेटिविटी बिजनेस, यानी कि हर सिचुएशन जो है वो हर कंट्री टू कंट्री या हर रीजन टू रीजन क्या है, डिफरेंट है। जैसे अगर हम बात बोले कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, उन दोनों का क्या है, खाना भी अलग अलग है। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर
गेहूं ज्यादा खाया जाता है, बट साउथ इंडिया के अंदर चावल ज्यादा खाए जाते हैं। तो ये सभी चीजें क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं सिचुएशन के ऊपर, ठीक है ना। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ रिलेटिव इन्वायरमेंट, यानी कि डिफरेंट है कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन, और इट इज अ इंटर रिलेटेडनेस, यानी कि हर इन्वायरमेंट, जो हर एलिमेंट है बिजनेस इन्वायरमेंट के, वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे देखो, अगर लोगों के अंदर हेल्थ अवेयरनेस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली बात है कि हेल्थ प्रोडक्ट्स की डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। या अगर हम बोलें कि लोग जो हैं वो आजकल डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो डाइटरी प्रोडक्ट्स होंगे उनकी भी क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। या लोग जो है, जो सरकार ने क्या कर दिया, जीएसटी लगा दिया, किसके ऊपर लगा दिया, पेट्रोल के ऊपर, और पेट्रोल महंगा हो गया, तो अल्टीमेटली उसकी डिमांड जो है वो कार के ऊपर भी क्या करेगी, इंपैक्ट करेगी, और कार के प्रोडक्ट्स के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी क्या करेगी, इंपैक्ट करेगी। तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या है, इंटर रिलेटेड है, यानी कि एक चीज का इंपैक्ट हर चीज के ऊपर होता है। कि जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं, अगर मान लो कि जो घर है, रियल एस्टेट है, जैसे घर बनने क्या हो गए, बंद हो गए, या सरकार ने हाउस लोन क्या कर दिए, महंगे कर दिए। अब हाउस लोन, सरकार ने हाउस लोन का रेट जो है वो बढ़ा दिया, तो क्या आम लोग हाउस लोन ले पाएंगे? लेट्स से हाउस लोन का रेट था 10%, अभी सरकार ने उसको 10% से कितना कर दिया, 12% कर दिया। तो क्या अभी आम व्यक्ति उसको ले पाएगा? ले तो पाएगा, बट उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, महंगी। तो होम लोन क्या हो रहे हैं, कम। अब हाउस लोन कम बिके तो ऑटोमेटिकली बात है कि घर भी क्या होंगे, कम बनेंगे। अब घर कम बनेंगे तो लेबर को काम भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। सीमेंट, रेता, ये सभी क्या होगा, कम बिकेगा। तो अल्टीमेटली इस इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा। तो हर चीज एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट है। तो दैट इज द फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। चलो, इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कि भाई बिजनेस इन्वायरमेंट का फायदा क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास। कि अगर आप एक बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेते हो, या प्रॉपरली उसको स्कैन कर लेते हो, तो उसका फायदा क्या होगा आपको। तो भाई सबसे पहला फायदा क्या है, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यस, कि देखो, अगर आपको बिजनेस इन्वायरमेंट, या आपको पता चल गया कि भाई लोगों की टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है, या लगातार टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, बढ़ रही है, चेंज हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो। जैसे कोविड के अंदर जैसे ही लॉकडाउन लगा, तो बहुत सारे लोगों ने अपना बिजनेस क्या कर लिया, ऑनलाइन कर लिया, और ऑनलाइन की वजह से उनके पास जो है कस्टमर की रेंज क्या होगी, बढ़ गई। तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को समझा, उस इन्वायरमेंट को देखा, और साथ के साथ अपने आप को क्या कर लिया, बदल लिया, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको मिल गई। तो बहुत सारी देखो ऑनलाइन कंपनीज हैं, वो कोविड की वजह से, या ऑनलाइन एजुकेशन है, वो कोविड की वजह से कितनी ज्यादा बढ़ गई है। इसी का मेन क्या है, कारण है कि उन्होंने बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रॉपर्ली समझा और अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले ली। और आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। देखो, तो अब सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर आपने स्कैन कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंडिया की लोकल कंपनी थी, या लेट्स से मारुति थी। अगर मारुति ने ये स्कैन कर लिया कि गवर्नमेंट जो है वो आने वाले टाइम के अंदर एफडीआई को अलाउ कर देगी, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर देगी, तो बाहर की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इंडिया के अंदर आके क्या करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी और नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगी। तो मारुति ने अपने आप को उस वार्निंग सिग्नल को समझ के उसके अपने आप को उसके उस हिसाब से कोप अप कर लिया, उस हिसाब से चेंज कर लिया, फिर तो अच्छा है। नहीं, मारुति का बिजनेस क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हमने देखा ही है कैसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को क्या नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते। जैसे एक बिजनेस होता था, वो होता था स्टॉक ब्रोकर। तो ये एक बहुत अच्छा ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन था कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए, स्टॉक ब्रोकर। बट स्टॉक ब्रोकर्स का भी धीरे धीरे क्या हुआ, ये बंद हो गया। अभी आपको पता है कि कुछ एप्स आ गई हैं, जीरोधा हो गया, ठीक है, अपस्टॉक हो गया। स्टॉक मार्केट के अंदर हम इन ऐप से डायरेक्टली पैसा लगा सकते हैं। तो कोई स्टॉक ब्रोकर के पास जाएगा, नहीं जाएगा। तो जिन स्टॉक ब्रोकर्स ने तो अपनी ऐप बना ली, या वो अपने आप को ऑनलाइन ले आए, उनका तो फायदा हो गया, बट बाकी इनका क्या हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो दैट इज, ये बिजनेस इन्वायरमेंट हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल, जैसे अभी धीरे धीरे क्या आ रहा है, ईवी आ रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहा है, तो धीरे धीरे लोग पेट्रोल की वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, या बिल्कुल उसकी यूसेज क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और सरकार भी इसको क्या कर रही है, प्रमोट नहीं कर रही है। तो जिन्होंने, जिस बिजनेस ने, जिस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपने आप को ईवी में शिफ्ट कर लिया, वो तो समझ जाएगी, बट जो अभी तक स्टिल पेट्रोल पर स्टिक हुए हैं वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसकी एग्जांपल हमें सबसे अच्छी मिलती है, वो मिलती है नोकिया से। तो नोकिया हमने देखा था, नोकिया जब टच फोन आ गए थे मार्केट के अंदर, तो नोकिया स्टिल
अपने पैड वाले फोन के ऊपर क्या रहा, स्टिक रहा। उसने बोला नहीं, हमारे कस्टमर लॉयल हैं, वो हमारे साथ क्या रहेंगे, स्टिक रहेंगे। बट जब एंड्रॉयड आ गया, टच फोन आ गया, तो लोगों ने धीरे धीरे क्या कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया। और नोकिया कंपनी आज की देर में दिखती है हमें, नहीं दिखती है, वो फेल हो गई। तो उन्होंने अर्ली वार्निंग सिग्नल को नहीं समझा और अपने आप को उस हिसाब से चेंज नहीं किया। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का ये फायदा होता है। थर्ड क्या है, टैपिंग एंड असेंबलिंग यूजफुल रिसोर्सेज। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम उन सारे रिसोर्सेज जो हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है उनको इकट्ठा करके रख सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को समझकर। जैसे अभी हमें क्या हुआ, अभी आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है। तो कोई ऐसा रॉ मटेरियल जो रशिया या यूक्रेन से आता था, तो अगर देखो पहले इस चीज का अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे, बट हमें उससे पहले 2-3 महीने पहले इतना पता चल गया था कि उनकी वॉर हो सकती है, उनके बारे में ऐसी बातें चल रही थी। तो अगर किसी बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर किसी बिजनेसमैन ने समझ लिया होता और वो वहां से इजीली जाकर अपना रॉ मटेरियल पहले ही अवेलेबल करके रखता, तो आज उसको उतना नुकसान होता नहीं होता। तो दैट इज टैपिंग एंड असेंबलिंग यूजफुल रिसोर्सेज और हेल्प्स इन कोपिंग रैपिड चेंज। मतलब अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को समझते हो तो वो आपको जो लगातार चेंज हो रहे हैं उसको कोप अप करने में मदद करेगा। कि आप नई टेक्नोलॉजी ले आओ, तो आपने देख लिया, हाँ तो टेक्नोलॉजी ले आए, अगर आप नहीं ले आओगे तो आप नहीं बच पाओगे। असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। देखो अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को समझते हो तो आपको जो पॉलिसीज बनानी है आपने अपने फ्यूचर के लिए, तो उन पॉलिसीज को आप उस बिजनेस इन्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हो। जैसे करंटली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ईवी को बहुत ज्यादा हमने देखा है क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। तो अगर अब कोई भी कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है तो वो क्या रखे, वो उस ईवी फीचर को भी उसके अंदर क्या रखे, इनेबल रखे, ताकि कल को अगर कोई दिक्कत आती है, सरकार इमीडिएटली कुछ बैन करती है, ताकि वो ईवी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, चला सकते हैं। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस तो इंप्रूव होएगी, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, कस्टमर की डिमांड समझोगे तो आपका काम भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इमेज बिल्डिंग होगी, मीट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। कि आप किस किस एक्सपेक्टेशन मीट कर पाओगे, सोसाइटी की। बिकॉज सोसाइटी को लग रहा है कि हाँ भाई ये कंपनी भी लगातार क्या हो रही है, चेंज हो जाती है। जैसे हमने देखा है कि रिलायंस भी अपने आप को फटाफट क्या ले आई, डिजिटल ले आई। जियो इंट्रोड्यूस किया, फिर उन्होंने डिजिटल मार्केट के अंदर आ गए। तो उनको पता है जैसे जैसे बिजनेस चेंज होता जा रहा है वो अपने आप को भी उसके अंदर क्या करते जा रहे हैं, लगातार चेंज करते जा रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। और अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो डायमेंशन मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट कहां तक फैला हुआ है, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट किन किन पार्ट्स के अंदर है, या इसके हम बोले पार्ट्स क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट के। तो बेसिकली ये 5 तरीके का है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। यानी कि मेनली ये 5 इन्वायरमेंट हैं जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है। और ये इसकी बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या है, डायमेंशन है, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट यहां तक फैल रखा है। चलो तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा इन्वायरमेंट है, सबसे पहले है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अभी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट मतलब क्या है कि देखो लगातार टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, नई नई इनोवेशंस आती जा रही हैं। पेट्रोल की बजाय ईवी आ गया, टच फोन की बजाय अभी धीरे धीरे ऐसे स्मार्टफोन आ सकते हैं जो फोल्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी लगातार क्या होती है, चेंज होती जा रही है, जो लोगों को क्या कर रही है, और आराम दे रही है या उनकी जिंदगी और आसान कर रही है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो नई इनोवेशन टेक्नोलॉजी विच गिव न्यू एंड एफिशिएंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग और डिलीवरिंग सर्विस टू कस्टमर। जैसे ऑनलाइन एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आजकल ऑनलाइन भी हमारे घर पे बैठे सब चीजें आ रही है हमारे पास। और लेंस कार्ड आपने देखा होगा, बहुत सारी कंपनी है जो ऑनलाइन ही हमारी आईज की रेजोल्यूशन, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो जो बिजनेस तो इस इन्वायरमेंट को समझेगा वो तो बचेगा, बट जो इसको नहीं समझ पाया, जो अपने आप को उस टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर पाया, तो उसकी एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और दूसरा वो मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। तो इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो ऑनलाइन ग्रोसरी सेल्स, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर ट्रैवल, स्टॉक मार्केट एप्स, टच फोन, फास्ट इंटरनेट, ऑनलाइन टीचिंग, ये सारी चीजें क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। ये लगातार क्या होता है, चेंज होता जा रहा है। तो बिजनेस को भी क्या करना पड़ेगा, इन सभी इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। तो चलो इसकी हम एक केस स्टडी देखते हैं कि द मिस्टर ए, अ मैनेजर ऑफ अ ऑनलाइन फूड कंपनी in India, is visiting America and he seen that online company in America deliver food by using drones। तो उसने क्या देखा कि टेक्नोलॉजी भाई अभी डिलीवरी बॉयज तक नहीं सीमित रह गई, अभी ड्रोन से डिलीवरी हो रही है। तो किस इन्वायरमेंट की डिस्कस कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये किसकी ये बात कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट की। यानी कि उसने क्या देखा, किस डायमेंशन को अंडरस्टैंड किया, बिजनेस इन्वायरमेंट की टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन को। और अब वो जाके क्या करेगा, इसको इंप्लीमेंट करेगा ताकि वो भी मार्केट से क्या कर सके, कंपीट कर सके। तो दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। चलो तो उसके बाद हमारे पास कौन सा इन्वायरमेंट है, उसके बाद हमारे पास इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। देखो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट क्या है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट मतलब वो सारी चीज जो किससे रिलेटेड है, बिजनेस की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है या बिजनेस के फंड से रिलेटेड है, मॉनेटरी
कोई ना कोई पैसे को उसने क्या करता है, इंपैक्ट डालता है, उसके प्रॉफिट के ऊपर क्या करती है, इंपैक्ट करती है, बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर, यानी कि कितना पैसा आएगा, खर्चा बढ़ा सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस फैक्टर लाइक इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, सेविंग रेट, डिस्पोजेबल इन इनकम विच हैव इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। देखो, अगर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस चल रही है तो अल्टीमेटली उसका मेन प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट कमाना। उसका मेन एम है प्रॉफिट कमाना या सेल्स क्या करना, मैक्सिमाइजेशन करना। तो उसको किस इन्वायरमेंट को देखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को, कि भाई देश की कंडीशंस कैसी हैं, सरकार का इंटरेस्ट रेट लोन का कैसा है, कहीं वो ज्यादा तो नहीं है, या देश की जीडीपी बढ़ रही है ना, तो उस हिसाब से उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, या लोगों की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय लोगों की बढ़ रही है और उनके पास डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम मतलब होता है वो पैसा जो खर्चने के लिए लोगों के पास बचता है, सारे खर्चे माइनस करने के बाद, सारे टैक्सेस माइनस करने के बाद जो पैसा लोगों के पास बचता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी 5 लाख है और आपने सारे टैक्सेस वगैरह 1 लाख रुपए दे दिए, तो आपके पास कितना बचा, 4 लाख बचा। दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम, वो इनकम जो इसको आप क्या कर सकते हो, खर्च सकते हो। तो बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपने क्या देखा कि अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, फिर तो आपके बिजनेस को भी क्या होगा, फायदा होगा, आपका बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, लोग आपके प्रोडक्ट को ज्यादा लेंगे। तो ये सारा है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो कोई ऐसा देश जहां पर, जैसे अगर हम बात करें श्रीलंका की, अब उन लोगों की पर कैपिटा इनकम बिल्कुल ही क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। पर कैपिटा इनकम जो है वो उनकी बिल्कुल ही क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो ऐसी कंट्री के अंदर कोई भी बिजनेस करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा, क्योंकि धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी जो है वो डाउन होती जा रही है, जीडीपी जो है वो कम होती जा रही है, पर सेविंग रेट लोगों का है ही नहीं, लोग अपनी सेविंग्स निकाल कर खा रहे हैं। तो ऐसे देश में कौन बिजनेस इन्वेस्ट करेगा। बट ऐसे अगर हम बात करें इंडिया की, अमेरिका की, या ऐसी डेवलप कंट्री की, जहां पर हम क्या देखें, लोगों की सेविंग रेट्स बढ़ रही हैं, या अगर हम देखें कि लोगों का सेविंग रेट, देखो किसी कंट्री का सेविंग रेट बढ़ रहा है तो वो बिजनेस के लिए क्या है, खतरनाक है, क्योंकि लोग अगर सेविंग्स बढ़ा रहे हैं तो मतलब कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, और ये इकोनॉमी को क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा। तो ये होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो बिजनेस, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो देखते हैं कि अगर लोगों की मार्केट के अंदर, जैसे दिवाली के टाइम के ऊपर या कोई बड़े त्योहार के ऊपर लोगों की इनकम क्या होती है, लोग खर्चते हैं, लोगों की कंजप्शन लेवल क्या होता है, बढ़ता है। तो जिससे इकोनॉमी को भी क्या होता है, इंपैक्ट पड़ता है, और बिजनेसेस भी क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो दैट इज अवर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इसकी एग्जांपल देखें, हाई इन्फ्लेशन, जैसे अगर महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है तो इससे बिजनेस को इंपैक्ट पड़ेगा, यस पड़ेगा, क्योंकि उनके प्रॉफिट मार्जिन क्या होंगे, कम होंगे। इंक्रीज जीडीपी, जीडीपी बढ़ेगी, यस तरक्की होगी देश की। डिक्रीज डिस्पोजेबल इनकम, अगर डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो बिजनेस को भी क्या लगता है, डर लगना शुरू हो गया कि भाई नए प्रोजेक्ट पे अभी क्या करो, काम मत करो, बिकॉज लोग अभी इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं है। ये सरकार ने जीएसटी इंप्लीमेंटेशन कर दी, डीमोनेटाइजेशन हो गया, नोट बंद हो गए, तो इसका क्या इंपैक्ट हुआ, कैश, लोगों के कैश हाथ में चला गया, तो लोग उस कुछ समय के लिए खर्चना क्या हो गए, बंद हो गए। फिजिकल पॉलिसी सरकार की, या मनी सप्लाई कैसी है इकोनॉमी के अंदर, या आरबीआई ने कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट तो नहीं लगा दिया, या कोई इंटरेस्ट रेट कम तो नहीं कर दिया। लेट्स से आरबीआई ने हाउस लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट 10% के बजाय 5% कर दिया, तो इससे क्या होगा, हाउसिंग जो मार्केट होगी, लोग फटाफट लोन लेंगे तो हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, इंपैक्ट आएगा। सीमेंट की, तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस चीज को बहुत ध्यान से देखती है कि जैसे ही आरबीआई ने होम लोन कम किए तो सीमेंट की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ गई, और उनकी इकोनॉमी भी क्या होगी, बढ़िया होगी। चलो, तो अब हम इसकी केस स्टडी देखते हैं कि आरबीआई इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, हाँ, विच डिक्रीज द क्रेडिट कैपेसिटी ऑफ बैंक। आरबीआई ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, किसके ऊपर, लोन्स के ऊपर, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से जो बैंक है वो लोन ज्यादा दे पा रहे हैं, कम दे पा रहे हैं, बिकॉज लोग लेने ही नहीं आएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोग क्या हो गए, बैंक की क्रेडिट कैपेसिटी कम होगी, और जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी क्या हो गई, कम हो गई। मतलब लोगों के हाथ में पैसा कम है। अब लोगों के हाथ में मनी सप्लाई, पैसा कम है, तो लोग क्या एक्सपेंडिचर करेंगे ज्यादा, नहीं, एक्सपेंडिचर भी नहीं करेंगे ज्यादा। तो एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो बिजनेस को क्या है, बिजनेस को इसके डर लग गया कि भाई बिजनेस नई इन्वायरमेंट, नया इन्वेस्टमेंट करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज अभी इकोनॉमी में क्या है, मनी सप्लाई कम है। तो किस बिजनेस इन्वायरमेंट की डायमेंशन को स्टडी किया, उन्होंने स्टडी किया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को। चलो, तो थर्ड है हमारे पास सोशल इन्वायरमेंट। देखो, सोशल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, हमारे पास सोसाइटी, सोसाइटी के ऑल कस्टम्स, वैल्यू, सोशल ट्रेंड्स, ट्रेडिशन ऑफ अ सोसाइटी इन विच बिजनेस इज एग्जिस्टिंग। इट आल्सो इंक्लूड एजुकेशन सिस्टम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कस्टमर का कॉन्शियसनेस, एनजीओज टू अंडरस्टैंड मस्ट टू चेंज देयर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड वैल्यू ऑफ द कस्टमर। देखो, सोशल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जो सोसाइटी के बारे में बताता है, उस एरिया की,
कि भाई तो बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को जो ऑपरेट करना है वो सोसाइटी के अंदर ही ऑपरेट करना है, तो उसको जो प्रोडक्ट लाने हैं वो किसके हिसाब से लाने हैं, अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज ट्रेंड, सोसाइटीज वैल्यू। तो अगर वो किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर है, अगर हम बात करें एक अमेरिका के अंदर अगर हम बोलें कि साड़ी का बिजनेस, या इंग्लैंड के अंदर साड़ी का बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, बिकॉज वहां की सोसाइटी के वो ट्रेंड्स ही नहीं है। तो अमेरिका के अंदर अगर हम बोलें कि पैंट शर्ट का बिजनेस चलाएगा, और इंडिया के अंदर किसका बिजनेस चल पाएगा? साड़ी का बिजनेस चल पाएगा। जैसे अभी क्या होता है कि मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स ने ये देखा कि इंडिया के अंदर जो नॉन वेज बर्गर है वो बहुत कम है, क्योंकि लोग बहुत सारे क्या है वेजिटेरियन है, तो उन्होंने अपना वेज बर्गर शुरू किया। तो ये क्या था, ये उनका था सोशल इन्वायरमेंट को स्टडी किया कि लोगों की, कस्टमर्स की वैल्यूज क्या है, वहां की सोसाइटी के ट्रेडिशंस क्या है, तो उस हिसाब से उन्होंने क्या बनाया, वेज बर्गर बनाया। तो अभी हमने देखा होगा कि डोमिनोज ने भी एक परांठा पिज्जा शुरू किया है। तो परांठा पिज्जा का मतलब क्या है कि उन्होंने क्या देखा कि इंडिया के अंदर जो है परांठा या इडली या सांबर, ये बहुत चीजें खाई जाती हैं, तो उस हिसाब से उसने सोसाइटी के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को क्या किया, चेंज किया, ताकि इकोनॉमी में क्या कर सके, मार्केट में क्या कर सके, वो सर्वाइव कर सके। तो दैट इज अ सोशल इन्वायरमेंट। अभी क्या हो गया, सोसाइटी बहुत ज्यादा क्या हो रही है, कॉन्शियस हो रही है किसके प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति। तो इससे किसकी डिमांड बढ़ी, जैसे अवेयरनेस अबाउट हेल्थ लीड्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, पॉल्यूशन क्रिएट्स डिमांड ऑफ एयर प्योरीफायर। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो मास्क की, एयर प्योरीफायर की डिमांड क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। और जैसे दिवाली देश के अंदर आती है तो स्वीट सेल, ठीक है ना, और ये लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो दीज ऑल आर सोशल इन्वायरमेंट। तो जो बिजनेस है उसको इस सोसाइटी के ट्रेडिशन को, कस्टम्स को, सोसाइटी के अंदर त्योहार आते हैं, लोगों का एक बिजनेस के प्रति क्या एक्सपेक्टेशंस है, वहां के लोग कैसे काम करते हैं, उन सबको समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि आप इंडिया के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो इंडिया के ट्रेडिशन को फिट नहीं बैठता, या इंडिया के अंदर मोस्टली आप नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट, ठीक है नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, बट मोस्टली यहाँ पर वेजिटेरियंस भी तो हैं, तो अगर आप एक सारा नॉन वेजिटेरियन की ही ब्रांच खोलोगे तो वो इतनी अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो वेज जो होगी वो क्या कर पाएगी, ज्यादा सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है ना। तो दैट इज आवर सोशल इन्वायरमेंट। तो बिजनेस को इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड केस स्टडी हम देखें तो एबीसी लिमिटेड कंपनी सेल ऑफ शुगरी ड्रिंक्स आर डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। तो एबीसी लिमिटेड कंपनी क्या करती है, शुगरी ड्रिंक्स बेचती है और उसकी जो सेल है वो लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सो देयर टीम फाउंड दैट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द हेल्थ इज इंक्रीजिंग बाय वेरियस एनजीओ, की जो बहुत सारे एनजीओ हैं वो लगातार लोगों में ये अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, यानी कि उनकी सोसाइटी के अंदर ये अवेयरनेस पैदा की जा रही है, भाई शुगरी ड्रिंक्स आप क्या करो ना लो। तो अभी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को या तो शुगर को शुगर फ्री करना पड़ेगा, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी ऐसा कर रही, शुगर फ्री उस प्रोडक्ट को कर रही है, ठीक है ना। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हमारी सोसाइटी इन्वायरमेंट, यानी कि सोशल इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा इन्वायरमेंट आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। देखो किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट उसके बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मतलब कि वहां की जो कंट्री है, वहां की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो कितनी ज्यादा क्या है, स्टेबल है, ठीक है ना। उस कंट्री में कितना ज्यादा क्या है, पीस है, कितनी ज्यादा शांति है उस कंट्री के अंदर। गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है बिजनेस के, क्या गवर्नमेंट बिजनेस के लिए फेवरेबल है, या गवर्नमेंट सिर्फ सारा सर्विस क्लास को ही देना चाहती है। जैसे अगर हमने श्रीलंका के अंदर देखा तो गवर्नमेंट ज्यादा वहां की क्या थी, फेवरेबल नहीं थी बिजनेस के लिए, वो बिजनेसेस को सब्सिडीज नहीं देती थी जो आम पब्लिक को देती थी, तो उसका क्या हुआ, उनको इंपैक्ट हुआ। या अगर हम बात करें अपने पाकिस्तान की, तो वहां पर जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं वो इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है और गवर्नमेंट का एटीट्यूड भी बिजनेस के प्रति इतना फेवरेबल नहीं है। तो इससे क्या होता है, वहां पर बिजनेस सर्वाइव करेगा, या जो भी बिजनेस वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं तो उनको भी क्या लगेगा, थ्रेट लगेगा। तो अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना के अंदर भी गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, उनका एटीट्यूड थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एटीट्यूड है। तो इस वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है और गवर्नमेंट का उसके अंदर क्या रोल है, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ताकि एक अच्छा बिजनेस क्या कर सके, सरवाइव कर सके। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारे अभियान चलाए हैं। जैसे सरकार ने अभी रिसेंटली अभियान चलाया था, कौन सा, आत्मनिर्भर भारत, मतलब बिजनेस के लिए वो क्या है, फेवरेबल है। तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या था कि सारी चीजें देश के अंदर ही बनाई जाए, यानी कि जो चीज हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, यानी कि उन कंपनीज के लिए क्या है, प्रमोशन स्कीम है। ये गवर्नमेंट ने स्टार्टअप स्कीम से शुरू करी है, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिए हैं, टैक्स हॉलीडेज, टैक्स माफ करी है, फॉरेन पॉलिसी गवर्नमेंट की, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी कितनी अच्छी है कि आप एक्सपोर्ट
अफोर्ड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये सारी पॉलिटिकल कंडीशन, देखो इसमें कोई भी लेजिस्लेटिव नहीं आया, इसमें से कोई भी कानून की बात नहीं करी, इसमें सिर्फ हमने एक पॉलिटिकल पार्टी की बात करी है कि वो पॉलिटिकल पार्टी की सोच क्या है और देश की पॉलिटिकल कंडीशन कितनी स्टेबल है, क्या गवर्नमेंट एक अच्छा डिसीजन ले सकती है या उस पावर के अंदर है या नहीं है। तो दैट इज अ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो अगर आप लेट्स से एक बिजनेस है और एक बिजनेस जैसे हम बात करें कि प्लास्टिक सरकार ने क्या कर दिया, बैन कर दिया, तो क्या ये सरकार का पहले ही मोटिव था? या अभी सरकार ने रिसेंटली एक अभियान चलाया है आत्मनिर्भर भारत या स्किल इंडिया मिशन। तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है कि भाई गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सारा जो प्रोडक्ट है जो इंपोर्ट होता है वो क्या हो, देश के अंदर ही बने। तो इट इज अ फेवरेबल फॉर बिजनेस। और सरकार ने एक स्टार्टअप स्कीम शुरू करी है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स हो, उनको 3 साल के लिए 4 साल के लिए टैक्स माफ कर दिया जाएगा। या सरकार ने कौन सी स्कीम शुरू की है, स्किल इंडिया, ताकि जो बिजनेस को स्किल की लोड है, जिस स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उस स्किल के पर्सन बिजनेस को क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके, और उनकी जो स्किल है वो देश के अंदर ही क्या हो, तैयार हो, वो सरकार उसको तैयार करेगी। हाँ ठीक है ना। तो ये सारा क्या है, फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशन है, मतलब पॉलिटिकल की विल पावर है। बट अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट है तो सिर्फ ये चाहती है कि हमने लोगों को क्या करना है, हमने सिर्फ लोगों को सर्विस क्लास को फायदा देना है, बिजनेस के प्रति इतना फेवरेबल नहीं है, वो टैक्सेस बहुत ज्यादा उनके ऊपर क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही हैं या इंपोर्ट को प्रमोट कर रही हैं। तो ऐसे केस के अंदर क्या गवर्नमेंट या बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो चलो इसकी केस स्टडी देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज रिसेंटली इंप्लीमेंटेड सिंगल विंडो सिस्टम फॉर ऑल बिजनेस अप्रूवल फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने क्या किया, एक सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया ताकि वो बिजनेस क्या कर सके, आसान कर सकते। मतलब जो भी आपको एक बिजनेस को खोलने के लिए अप्रूवल लेने हैं वो आप एक जगह पर जाके ही ले सकते हैं। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे इन्वेस्टमेंट देश के अंदर क्या हुई, बढ़नी शुरू होगी। तो ये किस डायमेंशन की बात कर रहा है, ये बात कर रहे हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की, यानी कि वहां की पॉलिटिकल विल की बात कर रहे हैं, वहां की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। चलो तो नेक्स्ट है हमारे पास आखिरी में है लीगल इन्वायरमेंट। तो लीगल इन्वायरमेंट मतलब क्या हो गया भाई, इसके अंदर लो हो गया, लॉ का रोल आ गया, मतलब कानून। तो ये सारे इट इंक्लूड ऑल दीज लेजिस्लेशन एंड रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट, कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब सरकार के द्वारा बनाए गए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नहीं, सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए सारे वो कानून, या कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी ऑर्डर, या कोई डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने कोई ऑर्डर दे दिया। जैसे अभी इंदौर की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है, उन्होंने ऑर्डर दिया कि कोई भी पॉल्यूशन नहीं लगेगा और उसको क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगी उस कंपनी को या उस फैक्ट्री को अगर कोई पॉल्यूशन करेगा। या जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि भाई आपको अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर एरिया के अंदर आपको गंद नहीं डालना, आपको पेड़ उगाने या नहीं, आपके पेनल्टी लगेगी। ये सारे होते हैं गवर्नमेंट के लॉ। जैसे सरकार ने एक लॉ शुरू किया कि आपको क्या देना, इक्वल वेजेस एक्ट, इक्वल वेजेस देनी है या मिनिमम वेजेस देनी ही देनी है, अगर नहीं दोगे तो कंपनी को क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। तो ये सारे किसके द्वारा है, लॉ के द्वारा है। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, कानून है सरकार का, और अगर आप इस लॉ को ब्रेक करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। तो बिजनेस मैंस को इस लीगल इन्वायरमेंट को समझना भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इट मींस ऑल दॉट लेजिस्लेशन, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी, देखो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट में हमेशा कंफ्यूजन होती है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो कोई कानून नहीं है, बट पॉलिटिकल सिचुएशन है देश की, और एक पर्टिकुलर पार्टी का, हम बोले देश की सरकार का एक विजन है। बट जो लीगल है वो क्या है, लॉ है। तो जहां भी हमारे पास वर्ड आ गया लॉ, कोई कानून बना दिया, कोई एक्ट बना दिया पार्लियामेंट के अंदर जिसके अगेंस्ट आपको क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी, तो दैट इज अ लीगल इन्वायरमेंट। तो इस इन्वायरमेंट को समझना, उस देश के लॉज को समझना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। अगर एक फॉरेन की कंपनी आती है तो उसको लीगल इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक है। तो एग्जांपल बात करें, हाँ, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, वार्निंग ऑन सिगरेट प्रोडक्ट्स की सरकार ने क्या बोला कि भाई सिगरेट प्रोडक्ट के ऊपर आपको क्या देनी पड़ेगी, वार्निंग देनी पड़ेगी। या सरकार ने प्लास्टिक बैन कर दिया, या अगर आपको फॉरेन ट्रेड करना है तो क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये सारे कौन से इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट है। ठीक है ना, जिसके अंदर क्या वर्क करता है, लॉ वर्क करता है। जैसे सरकार का एक एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट। तो मिनिमम वेजेस एक्ट क्या बोलता है कि कम से कम अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री के अंदर वर्क कर रहा है तो उसको 12,000 या मिनिमम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब एक बिजनेस इंडस्ट्री इंडिया के अंदर लगी तो उसको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई मिनिमम वेजेस कितनी है। अगर वो ये ना समझे और मिनिमम वेजेस 8,000 दे दे या 9,000 दे दे पर
लेबर को, तो इससे क्या हो सकता है, उसकी कंपनी को बंद हो सकती है, उसका खतरा हो सकता है। और उसने किस इन्वायरमेंट को अच्छे से नहीं स्टडी किया, उसने लीगल इन्वायरमेंट को स्टडी नहीं किया। या सरकार ने बोल रखा है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल की जो एड्स हैं, एडवर्टाइजमेंट है, वो क्या है, बैन है। तो अगर आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आपको क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। तो जो भी चीज पेनल्टी के द्वारा की जाती है या लॉ, जिसका कानून बना दिया गया, कोई एक्ट बना दिया गया, दैट इज अवर लीगल इन्वायरमेंट। बट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की विल, उनकी स्कीम्स जो उन्होंने शुरू करी हुई है, जिसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, बट अगर उसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपका बिजनेस क्या होगा, बड़ा होगा, फेवरेबल है वो बिजनेस के लिए। ठीक है, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम द कंट्री विच अफेक्ट द लॉट ऑफ स्मॉल शॉपकीपर फॉर दैट विच इन्वायरमेंट इज स्टडी। तो सरकार ने क्या कर दिया, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया कि अगर कोई उसको बेचेगा तो आपको क्या करनी पड़ेगी, जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगी 10,000 के करीब करीब। तो मतलब ये कौन सा इन्वायरमेंट था, इट इज अ लीगल इन्वायरमेंट, ये कानून बना दिया सरकार ने। ठीक है ना। तो अगर सरकार का ऐसा कोई भी कानून, जैसे तंबाकू का कानून हो गया, या अगर बोलें कि अल्कोहल है तो अल्कोहल को आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, या तंबाकू के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कि स्ट्रिक्टली बैन है, या एक बेबी फूड प्रोडक्ट्स हैं तो उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कि मदर का जो मिल्क है वो सबसे बढ़िया है। ये सारे लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं जो सरकार एक ऑर्डर पास कर दे। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दे, या हमारे कोई डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसा ऑर्डर पास कर दे कि आपको इतना कि हर जो दुकानदार है उसको 1 फुट या 2 फुट रोड छोड़नी पड़ेगी, नहीं पेनल्टी लगेगी। तो सारे ये कौन से आते हैं, लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, जो लॉ के द्वारा बनाएंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नहीं बनाएंगे। तो ये थी हमारे पास डायमेंशंस किसकी, बिजनेस इन्वायरमेंट की। अब है हमारे पास डिमोनेटाइजेशन। ये सबको पता है डिमोनेटाइजेशन क्या है, डिमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी। इट इज एन एक्ट ऑफ कैंसलिंग द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ अ करेंसी। देखो 500 1000 के नोट जो थे वो हमारे क्या थे, लीगल टेंडर्स थे हमारे, मतलब सरकार के द्वारा इसको क्या थी, मान्यता थी, इसके ऊपर गवर्नर के साइन होते थे। तो सरकार ने इनको बंद नहीं किया, इनका लीगल टेंडर का स्टेटस खत्म कर दिया, यानी कि कल से ये लीगल टेंडर नहीं है। तो लीगल टेंडर नहीं होंगे तो देश के अंदर ये चलेंगे नहीं। कब किया था ये, 8 नवंबर 2016 को किया था हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ठीक है ना। तो ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो इसके फीचर क्या है, देखो ये क्यों किया गया, ये किया गया टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि जो हमारा टैक्स चोरी होती है उसको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, कम किया जाए, और लोग ज्यादा से ज्यादा क्या दें, टैक्सेस दें, टैक्स की चोरी को रोका जाए, इकोनॉमी को क्या कर दिया जाए, डिजिटल कर दिया जाए। जो सारा पैसा था इकोनॉमी के अंदर, जो कैश के अंदर घूम रहा था, क्योंकि अगर कैश के अंदर ट्रांजैक्शन होनी है तो गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा था, वो रिकॉर्ड के अंदर नहीं थी। तो सभी उस पैसे को क्या कर लिया गया, बैंकों में ले आएगा, और लोगों को बोला गया कि आप डिजिटल इकोनॉमी को यूज करो। तो उससे क्या होगा, सारी ट्रांजैक्शन भी क्या कर सकेंगे, हम कंट्रोल कर सकेंगे सरकार, और उसके ऊपर प्रॉपरली टैक्स भी लगा सकेगी। और सिक्योरिटी पर्पज के लिए क्या होता था, हमारी जो नोट्स थे वो टेररिस्ट यूज कर लेते थे। ठीक है ना। तो जैसे अब वो टेररिस्ट, जैसी नोटबंदी हुई तो उन जो टेररिस्ट के बाद वो जो नोट्स थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। वो बैंक में तो उनके अकाउंट्स तो है नहीं, तो वो जमा तो करवा नहीं सकते थे। तो इस सिक्योरिटी, इन सभी पर्पस के लिए क्या लाया गया था, डिमोनेटाइजेशन लाया गया था। इसके फायदे क्या थे, देखो डिजिटल इकोनॉमी बन गई थी हमारी। अभी हमने देखा होगा हम बहुत सारा यूपीआई करने लगी है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का बहुत ज्यादा देश के अंदर क्या बड़ा क्रेज हो गया है। ठीक है, लोग कैश को कम यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन हर जगह पर आपने देखा होगा, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी दुकान के अंदर QR कोड्स स्टैब्लिश हो चुकी हैं। क्रिएशन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब इसका मतलब क्या है, मनी सप्लाई, देखो जैसे ही पैसा सरकार ने बंद किया तो सारा पैसा जो था वो इकोनॉमी से निकलकर कहां पर आ गया, बैंक्स के अंदर आ गया। अभी बैंक्स के अंदर पैसा आ गया तो बैंक क्या कर सकते हैं, ज्यादा लोन दे सकते हैं। अब ज्यादा लोन देंगे तो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज बैंक के पास पैसा आ गया। अब बैंक्स क्या करेंगे, लोन बांटेंगे, और लोन बांटने से उनकी मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर क्या होगी, बढ़ेगी, लोगों के हाथ में ज्यादा लोन आएगा और कम रेट पे आएगा। टैक्स कलेक्शन सरकार की क्या होगी, बढ़ेगी, बिकॉज सारा पैसा जो था, सारी ट्रांजैक्शन थी तो वो व्हाइट के अंदर होनी शुरू होगी, डिजिटल होनी शुरू होगी, जिसका सरकार क्या कर सकती है, अब रिकॉर्ड रख सकती है। और जो पैरेलल इकोनॉमी है, देखो 2 टाइप की इकोनॉमी चलती है हमारे देश के अंदर। एक तो जो बुक्स के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं जिन ट्रांजैक्शन को, एक जो बिना बुक के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आप देखते होगे, आप अगर एक छोटी रेडी वाले से या कहीं से भी खाते हो तो वो क्या है, वो कोई भी वो आपसे कैश में सामान लेता है और कैश में आपको देता है, तो वो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हो रही थी वो चीजें। तो दैट इज कॉल्ड अ पैरेलल इकोनॉमी, मतलब देश की एक इकोनॉमी जिसमें आपको प्रॉपर बिल वगैरह मिलते हैं जो सरकार को, जिसके ऊपर प्रॉपर टैक्स जाता है, और एक ऐसी इकोनॉमी जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं जाता। अगर हम ठेले वाले से एक चाय पिए या किसी से बर्गर खाएं, बाहर जाके खाएं, तो उसके ऊपर देखो वो एक सिंपल प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा। दैट इज अ पैरेलल इकोनॉमी, और गवर्नमेंट को पता भी नहीं चल रहा कि वो कितना कमा रहे कितना नहीं कमा रहे। तो इस पैरेलल इकोनॉमी को भी रिड्यूस करने के लिए सरकार ने क्या किया,
डिमोनेटाइजेशन किया। तो ये थी एडवांटेज। अच्छा, इसके कुछ नुकसान भी थे, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी। सबसे पहले तो डिसएडवांटेजेस क्या हुई थी इसकी इकोनॉमी के, इसकी कि लोगों के हाथ से उस टाइम पे कैश चला गया था, और कैश जाने की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लंबी लंबी लाइनों के अंदर लगना पड़ा था, और लाइनों के अंदर लंबी लंबी लगे तो कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी। और उससे क्या हुआ, बिजनेसेस भी बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस बंद हो गए थे, क्योंकि उनका सर्कल चलता था कैश के अंदर। अभी उनके पास कैश आना बंद हो गया तो 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन तक उनके पास जो रॉ मटेरियल था वो खत्म हो गया, आगे माल बिक नहीं रहा था। तो ये छोटे छोटे बिजनेस भी क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। So that is called demonetization in India। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर की कुछ केस स्टडी। तो इस चैप्टर में इतना ही था, ठीक है। अब इसकी देखते हैं कुछ केस स्टडी, और फिर समझते हैं उस केस स्टडी के अंदर हमने क्या करना है। चलो, तो टेलीकॉम सेक्टर वाज ओपनड अप टू प्राइवेट सेक्टर एज अ रिफॉर्म अंडर 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कि सरकार ने क्या कर दिया, टेलीकॉम सेक्टर को ओपन कर दिया, किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। पहले सारा वो सरकारी था, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। और नोकिया ने क्या डिसाइड किया, इंडिया के अंदर वो आएगी और बिकम फर्स्ट सेलुलर कंपनी ऑपरेट इन इंडिया, और वो पहली कंपनी बन जाएगी जो इंडिया के अंदर। तो देखो नोकिया ने क्या किया यहाँ पर, नोकिया ने यहाँ पर फर्स्ट मूवर एडवांटेज ली। कैसे ली, क्योंकि अभी सरकार ने जैसे ही प्राइवेटाइज किया तो सबसे पहले कौन आया, नोकिया आया। और नोकिया जैसे हमने देखा है कि नोकिया आया तो इमीडिएटली लोगों के हाथ में वो फोन पहुंच गया, और बहुत अच्छी सेल करी थी नोकिया ने। बट दे लॉस्ट मार्केट शेयर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट बिकॉज मैनेजमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एग्जामिन द इन्वायरमेंट एंड मेड सुटेबल चेंजेस। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, बट वो क्या नहीं कर पाए, वो मार्केट बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से स्कैन नहीं कर पाए। पहले उन्होंने स्कैन कर लिया, तो इसके अंदर कौन से बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या है इंपॉर्टेंस डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो नोकिया ने ली, ठीक है ना। और सेकेंडली हमारे पास क्या है कि वो अपने मार्केट शेयर को संभाल नहीं पाए। क्यों नहीं संभाल पाए, क्योंकि उन्होंने अच्छे से उसको अंडरस्टैंड नहीं किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि लोग नोट पैड से टच फोन के अंदर आ रहे हैं, एंड्रॉइड के अंदर आ रहे हैं। उन्होंने अपने आप को उस चेंज के लिए एक्सेप्ट नहीं किया, और माइक्रोसॉफ्ट आया, उसने अपने आप को उस चेंज के लिए एक्सेप्ट कर लिया। तो सेकंड इंपॉर्टेंस क्या थी, कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। तो ये इस नोकिया ने नहीं किया, ये किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया। तो उन्होंने इस केस स्टडी में हमसे क्या पूछा था, कौन सी इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंस डिस्कस करी है। तो पहले तो कौन सी थी, नोकिया वाली फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और सेकंड थी कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। चलो, तो सेकंड हमारे पास केस स्टडी है, एज अ फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया ही सीन दैट टेस्ट ऑफ इंडियन मार्केट ट्रेंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम हिज कंट्री। तो उसने क्या देखा कि जो उसके एरिया के अंदर जो टेस्ट है और जो इंडिया के अंदर टेस्ट है वो क्या है, डिफरेंस है। तो किस फीचर के बारे में बात करी है उन्होंने बात करी है रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी फीचर हमें क्या बताता है कि हर चीज डिफरेंट है, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन वेरी करता है। हर प्रोडक्ट, हर इन्वायरमेंट जो है हमारा वो वेरी करता है, किससे, कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन। हर एरिया का, हर पर्टिकुलर जगह का इन्वायरमेंट क्या होगा, अलग होगा, अलग चीजें बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट करेंगी। चलो, थर्ड केस स्टडी हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज टेकन इनिशिएटिव फॉर क्लीन एंड हेल्थ इन्वायरमेंट फॉर पीपल ऑफ राजस्थान। सो पीपल ऑफ राजस्थान नाउ स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज एंड ईटिंग हेल्थी प्रोडक्ट, एंड गवर्नमेंट आल्सो इंट्रोड्यूस पॉल्यूशन टैक्स ऑफ 1% ऑन पीपल टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, एंड आल्सो प्लानिंग टू ओपन हाई क्वालिटी जिम्स with a better technology in open area। तो discuss the dimensions of environment, discuss above। तो हमने क्या डिस्कस करना है, डायमेंशंस। तो कितनी डायमेंशंस है हमारे पास, 5 डायमेंशंस है हमारे पास, ठीक है ना। कौन सी, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। ये 5 हमारे पास क्या है, डायमेंशंस हैं। तो हमने एक एक लाइन को देखना है और देखना है इसमें किस डायमेंशन के बारे में बात की है। तो सबसे पहले हमारे पास है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज टेकन इनिशिएटिव फॉर क्लीन एंड हेल्थी इन्वायरमेंट। मतलब उन्होंने इनिशिएटिव लिया। तो इनिशिएटिव कौन लेगा, इनिशिएटिव के अंदर किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, यानी कि वो बिजनेस के लिए क्या है, फेवरेबल है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करी है फॉर पीपल ऑफ राजस्थान। सो पीपल ऑफ राजस्थान नाउ स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइजिंग एंड ईटिंग हेल्थ प्रोडक्ट। मतलब अभी ये कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं हम सोशल इन्वायरमेंट की। लोगों का, सोसाइटी चेंज हो रही है, लोगों ने उस चेंज को समझा, तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम, सोशल इन्वायरमेंट। देखो पहले क्या था, पॉलिटिकल, सरकार ने एक विल ली, अभी सरकार की बात लोगों को समझ में आई तो लोगों ने अपनी सोसाइटी को क्या कर दिया, उस हिसाब से चेंज कर दिया। लोगों ने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, ठीक है, और हेल्थी प्रोडक्ट शुरू कर दी। तो हेल्थी प्रोडक्ट की डिमांड क्या होनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। और गवर्नमेंट आल्सो इंट्रोड्यूस पॉल्यूशन टैक्स ऑफ 1%। तो 1% टैक्स भी लगा दिया, यानी कि क्या, इकोनॉमिक
हिला रहे हैं वो उनकी। तो ये कौन सा इन्वायरमेंट है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की 1% पॉल्यूशन टैक्स लगा दिया सरकार ने। तो इट इज एन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है ना, ऑन पीपल टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो प्लानिंग। और सरकार क्या प्लान कर रही है कि हाई क्वालिटी जिम्स भेजेगी ओपन एरिया के अंदर विद ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये कौन सा इन्वायरमेंट है? ये है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो इसके अंदर 4 इन्वायरमेंट्स की बात करिए। पहला पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। सेकंड सोशल इन्वायरमेंट की लोग भी अब हेल्थी प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, बट सरकार ने 1% टैक्स लगा दिया तो इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट के ऊपर फर्क पड़ेगा। और चौथ है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि टेक्नोलॉजी को भी क्या होगा? इंप्रूवमेंट होगी। सरकार हाई क्वालिटी जिम्स आती है तो जो ये बिजनेस वाली होंगी, जिम बिजनेस होगा, ये क्या करेगा? फ्लरिश करेगा। तो ये था हमारे पास इनकी सारी केस स्टडी और ये था हमारे पास पूरा चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट। और इस चैप्टर के बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक छोटा सा टेस्ट भी दे रखा है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।